India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। शिष्या से बलात्कार मामले में गुजरात कोर्ट ने आसाराम बापू को सुनाई उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आसाराम की पत्नी, बेटी और 4 अन्य शिष्य बरी। चुनावी चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने के मामले में 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई होगी। सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते के लिए सूचीबद्ध। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद कोर्ट की कार्रवाई को रद्द करने के लिए राणा अयूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि गाजियाबाद अदालत के समन को रद्द किया जाए या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया, पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का फंड नहीं, निजी ट्रस्टों की तरह छूट मिली है। ऑडिटेड रिपोर्ट है वेबसाइट पर उपलब्ध। India Legal presents Courts Roundup. अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम की शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.के. सोनी ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को सजा सुनाई। कोर्ट ने 6 लोगों को बरी किया है। कोर्ट ने आसाराम पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित शिष्या ने 2013 में आसाराम समेत अन्य के खिलाफ अक्टूबर 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी। रेप केस में दोषी आसाराम बापू पर अदालत का सख्त फैसला आया है। गुजरात कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुजरात के गांधीनगर कोर्ट की एक अदालत ने 2013 के अपनी शिष्या से बलात्कार के मामले में आसुमल सिरुमलानी हरपलानी उर्फ आसाराम बापू को दोषी ठहराया था। आसाराम को आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। कोर्ट ने आसाराम पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में 6 अन्य आरोपियों, जिनमें आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और 4 अन्य शिष्यों को बरी कर दिया है। मान्यवर न्यायपालिका गांधीनगर के एडिशनल सेशन जज साहब ने आसाराम को दोषित करार करने के बाद सजा के बारे में हमको सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि उनको 376 और 377 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। इससे पहले कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलों में आरोपी आसाराम बापू को उम्र कैद देने की मांग की थी। साथ ही कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए। आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं, जहां वो एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया था। आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था। सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और 7 अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। अभियोजक कोदेकर ने कहा कि आसाराम ने जो अपराध किया है उसमें उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन हमने मांग की थी कि आसाराम ऐसे ही अन्य मामले में जेल की सजा काट रहा है और आदतन अपराधी है।
ऐसे में अभियोजक ने आसाराम को सख्त सजा देने और भारी जुर्माना लगाने की भी मांग की थी। आसाराम वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें उसे वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से गांधीनगर अदालत में पेश किया गया था। वर्तमान मामला साल 2013 का है। गुजरात के सूरत जिले की एक लड़की ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि 2001 में आसाराम ने उसका अहमदाबाद स्थित आश्रम में बार बार बलात्कार किया। आसाराम को राजस्थान पुलिस ने साल 2013 में गिरफ्तार किया था और तब से वो जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद कोर्ट की कार्यवाही को रद्द करने के लिए राणा अयूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि गाजियाबाद अदालत के समन को रद्द किया जाए या फिर नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की एक अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए पत्रकार और लेखिका राणा अयूब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। ईडी और अयूब की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि गाजियाबाद अदालत के समन को रद्द किया जाए या फिर नहीं। याचिका में गाजियाबाद की एक विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। गाजियाबाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके द्वारा चलाए जा रहे क्राउड फंडिंग अभियानों में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया था। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि गाजियाबाद कोर्ट को शिकायत पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। ग्रोवर ने बताया कि मामले की शुरुआत हिंदू आईटी सेल के एक सदस्य द्वारा गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से हुई थी। जांच दिल्ली में ईडी के अंचल कार्यालय द्वारा की गई थी। जांच के दौरान अयूब को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे को विशेष अदालत में चलाया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मौके पर ये कहते हुए हस्तक्षेप किया कि ईडी ने हिंदू आईटी सेल के बयानों पर भरोसा नहीं किया और एक स्वतंत्र जांच की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पेश होकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अकेला अपराध नहीं है और ये अनुचित अपराध से जुड़ा हुआ है। मेहता ने ग्रोवर की इस दलील को गलत करार दिया कि जहां बैंक खाता है वहां शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। प्रत्युत्तर में ग्रोवर ने कहा कि अगर अयूब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसे परिणाम भुगतने चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दा अधिकार क्षेत्र का है। इससे पहले 25 जनवरी को पत्रकार राणा अयूब को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद कोर्ट को 27 जनवरी को होने वाली सुनवाई टालने के लिए कहा था। हालांकि जारी किए गए समन पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिका को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। क्षेत्राधिकार का मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सुन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो वहीं चुनावी चंदे के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित याचिकाओं को 3 हिस्सों में बांटते हुए कहा कि तीनों पर अलग अलग सुनवाई होगी। पहला भाग, जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने के मामले पर सुनवाई होगी, इस मामले पर अंतिम सुनवाई मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी। जबकि दूसरे भाग में उन याचिकाओं पर सुनवाई जिसमें क्या राजनीतिक दलों को सूचना का अधिनियम 2005 के दायरे में रखा जाना चाहिए, इस पर सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। वहीं तीसरे भाग में, जिसमें 2016 और 2018 के वित्त अधिनियम के माध्यम से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन को चुनौती देने के मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस मुद्दे पर अप्रैल के बीच में सुनवाई होगी। ये मामला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पीठ ने कहा कि याचिकाओं को निम्नलिखित मुद्दों को उठाते हुए 3 अलग अलग सेटों में विभाजित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पहले इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर किया था। हालांकि पीठ ने संघ को ऐसे किसी भी मुद्दे से निपटने के लिए पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी जिसका निपटारा नहीं किया गया हो। फरवरी 2013 के अंत तक भारत संघ को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया गया है। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती से संबंधित याचिकाओं के पहले बैच की सुनवाई मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में होगी।
राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने की याचिकाओं से निपटने वाले दूसरे बैच की सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी। 2023 और एफसीआरए संशोधनों से संबंधित तीसरे बैच की सुनवाई अप्रैल 2023 के मध्य में होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक याचिका दायर की है जिसमें बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले का उल्लेख किया है। तो भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस फैसले के माध्यम से ये भी माना था कि बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा था कि 2016 के संशोधन को केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं माना जा सकता। एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि निर्णय ने कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि मुद्दों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू करने पर गौर नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि अधिनियम दंडात्मक कानून नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 1988 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया था और कहा था कि बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सका और 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक था। तो वहीं आर्म्ड फोर्सेज में व्यभिचार में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने रक्षा मंत्रालय की अर्जी स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1918 में रद्द की गई आईपीसी की धारा 497 का फैसला आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ कर दिया कि आर्म्ड फोर्सेज एडल्ट्री में शामिल अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अब उनके अधिकारियों पर गैर वैवाहिक संबंध को असंवैधानिक घोषित करने वाला उसका साल 2018 में दिया गया पुराना फैसला आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होगा। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि इस अदालत के 2018 के फैसले को आर्मी एक्ट से कोई संबंध नहीं था। हमने केवल व्यभिचार को अपराध के रूप में रद्द किया था। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि व्यभिचार के लिए कुछ सैन्य कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, लेकिन आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने एडल्ट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कई मामलों में ऐसी कार्रवाई को रद्द कर दिया था। गोधरा में साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब तलब किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ को गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ये सिर्फ पत्थरबाजी का मामला नहीं था, क्योंकि दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को बाहर से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रेन के कई यात्रियों की मौत हो गई थी। पीठ ने कहा, कुछ कह रहे हैं कि उनकी भूमिका सिर्फ पत्थरबाजी करने की थी, लेकिन जब आप बोगी को बाहर से बंद करते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर उस पर पत्थर फेंकते हैं, तो ये सिर्फ पत्थरबाजी नहीं रहती। इस पर पीठ ने कहा, ठीक है, आप इसे देखिए, हम इसे 2 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करेंगे। वहीं कुछ दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कुछ दोषियों के मामलों में राज्य सरकार ने अपीलें दाखिल की हैं, जिनकी मौत की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था।
इसके बाद अदालत ने अब्दुल रहमान उर्फ कंकोटो, अब्दुल सत्तार इब्राहिम, असला और अन्य की जमानत याचिकाओं पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। 15 दिसंबर 2022 को शीर्ष अदालत ने कोर्ट जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे फारूक को ये कहते हुए जमानत प्रदान कर दी थी कि वो 17 वर्षों से जेल में है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने अपराध को सबसे जघन्य बताते हुए याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नीरव मोदी के बहनोई मेनक मेहता को पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही बैंक खातों के लिए सीबीआई को लेटर ऑफ अथॉरिटी प्रदान करने का सुझाव दिया। ये मामला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। मेहता को हांगकांग में अपने घर जाने की अनुमति देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मेहता ब्रिटिश नागरिक हैं और हांगकांग में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो 8 सितंबर 2021 को भारत लौटे और मुंबई में अदालत के सामने पहली बार पेश हुए। कुछ महीनों के बाद मेहता ने कहा कि हांगकांग में उनको घर वापस जाना है और उनके परिवार, जिसमें पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता शामिल थे, उनकी जरूरत भी है। मेहता को घर जाने की अनुमति दी गई है। सीबीआई और ईडी दोनों नीरव मोदी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक मामले की जांच कर रहे हैं और मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। सीबीआई की ओर से पेश हुए एसएसजी एसवी राजू ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और कहा कि वो एक विदेशी नागरिक है, उसकी पत्नी बेल्जियम की नागरिक है। एक बार में वो चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। पीएनबी घोटाला मामले में मेहता के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सिंगापुर की एक अदालत को सीबीआई द्वारा अनुरोध पत्र जारी किया गया था। लेटर्स रेगुलेटरी एक दस्तावेज है जो एक विदेशी अदालत के माध्यम से पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के दायरे में अनुरोधित अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत रहने वाले व्यक्ति के सबूत प्राप्त करने का अनुरोध करता है। अगर ऐसी कोई संधि मौजूद नहीं है तो पारस्परिकता के आधार पर तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान अनुच्छेद 12 के तहत स्टेट नहीं है और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी के रूप में इसका गठन नहीं किया गया है। पीएमओ के अवर सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और ये भारत के संविधान या संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा या उसके तहत नहीं बनाया गया है। पीएमओ ने आगे कहा कि पीएम केयर्स फंड केवल व्यक्ति और संस्थानों के द्वारा स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है और इसमें सरकार के बजटीय स्रोतों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बैलेंस शीट से आने वाले योगदान को स्वीकार नहीं किया जाता। हलफनामे में कहा गया, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट में किए गए योगदान को आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट दी गई है, लेकिन ये अपने आप में इस निष्कर्ष को सही नहीं ठहराएगा। इसने आगे कहा है कि फंड को पब्लिक अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। तो इधर दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी शाहरुख पठान को बंदूक मुहैया कराने के आरोपी बाबू वसीम को आरोप मुक्त कर दिया। पठान ने कथित तौर पर इस हथियार का इस्तेमाल 2020 के दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर फायरिंग के लिए किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने वसीम को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप मुक्त किया था। हालांकि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 174A के तहत आरोप तय किया गया था। वसीम को पिछले साल 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि वसीम ने 6 दिसंबर 2019 को पठान को पिस्तौल और राउंड मुहैया कराए, जिसका इस्तेमाल तब दंगों के दौरान गोली चलाने और हेड कांस्टेबल पर हमला करने के प्रयास के लिए किया गया। वसीम पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। एफआईआर एक घटना से संबंधित है जिसमें दंगों के दौरान पठान को पुलिसकर्मी की ओर से बंदूक तानते हुए पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो भी वायरल हुई। पुलिस के मुताबिक 6 दिसंबर 2019 की रात पठान ने वसीम को बार बार फोन किया। ऐसा आरोप था कि दोनों अभियुक्तों के स्थान चार्ट से पता चला है कि अंतिम कॉल के अंत में वो एक ही स्थान पर थे। आरोप ये भी है कि दोनों की आपस में मुलाकात हुई और वसीम ने पिस्तौल पठान को दे दी। अभियोजन पक्ष ने दोनों अभियुक्तों को प्रकटीकरण बयान और दोनों के बीच लगातार कॉल पर भी भरोसा किया। आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत वसीम को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि आप में कानून में स्वीकार्य नहीं है, ये कहते हुए कि रिकॉर्ड पर कोई गवाह नहीं है। वसीम ने पठान को पिस्तौल प्रदान की या फिर 6 दिसंबर
19 से पहले उसके पास थी। अदालत ने कहा कि आरोपी बाबू वसीम के खिलाफ मामला अनिवार्य रूप से वास्तविक सामग्री सबूत के बजाय अनुमानों पर आधारित है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.